भाई अगले केस पे चलते हैं। अगला केस कहाँ का है, कहाँ की कहानी है? भाई ये कानपुर का है। और कानपुर में ये आज से 40-45 साल पहले हुआ। एक साधारण सा इंसान जिसका नाम था रामकरण। रामकरण जिसके मम्मी पापा इस दुनिया में थे नहीं, और उनकी ज़मीन जायदाद थी। ज़मीन जायदाद में खेत, जहाँ पर वो बुआई वगैरह हुआ करती थी, खेत खलियान हुआ करते थे रामकरण के। और रामकरण सिर्फ इसी चाह में था कि कोई एक अच्छी जीवन साथी मिल जाए, और किस्मत से वही हुआ कि एक अच्छी जीवन साथी उन्हें मिली। वक्त बीतता गया और उनसे 6 बच्चे हुए, 6 के 6 लड़के। सबसे छोटे वाले की जो उम्र रही 4 साल, सबसे बड़े वाले की जो थी वो 17 साल। अच्छा खासा समय था, बहुत खुशहाल परिवार था। इनके जो लड़की के मम्मी पापा थे वो रहते थे कानपुर से कुछ 20-30 किलोमीटर दूर। तो उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी हर किसी के पास हुआ नहीं करती थी। रामकरण अपना जो आना जाना था वो साइकिल पे ही किया करता था। बच्चों को ले जाना, घुमाना फिराना, सब कुछ जो था, घर घर में अच्छा खासा प्यार मोहब्बत सब कुछ थी। एक टाइम पे जो रामकरण की वाइफ थी, उनको पता नहीं पेट में क्या डिसीज़ हुई या फिर क्या पेट में हुआ, समझ नहीं आया। उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा। अब जब आपस में बातचीत होती है तो उस टाइम पर नहीं थी ये सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह की टेक्निक, तो जो गांव में वैद्य हुआ करते थे वो इलाज करवाया करते थे। तो वैद्य के पास ये लोग जाते थे और वो कुछ अपनी तरफ से आयुर्वेदिक दवाई दे देते थे, जो बहुत गर्म दवाइयाँ होती थी, जिससे अगर पेट ठीक हो गया तो कोई और बीमारी हो गई, उससे कोई और बीमारी हो गई। वक्त वक्त चलता रहा, बीतता रहा, बीतता रहा, लेकिन ये कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि किसी बड़ी हॉस्पिटल या बड़े किसी दवाखाने तक पहुंच जाए जहाँ पर ठीक हो जाए। 1 साल उस सिचुएशन में ये रही, रामकरण की जो वाइफ थी, और फिर ये एक्सपायर हो गई। इन्होंने अपने जीवन को अलविदा कह दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। अब रामकरण को ये तो समझ में आ गया था कि यार मैं अकेला वो इंसान हो गया हूँ जो मेरे को अपने 6 बच्चों को संभालना है। और सबसे छोटे वाले बच्चे 4-5 साल 6 साल के, जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, उनके लिए तो वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि समझ में ही नहीं आ रही। तो रामकरण का उस टाइम पे जो उपजाई थी, मतलब खेतों का जो फसल थी, उसका सीज़न आ रखा था। तो रामकरण ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, अभी 6 के 6 बच्चों को थोड़े टाइम के लिए नानी के पास छोड़ देता हूँ इनकी, और मैं अभी फसल पर ध्यान देता हूँ। इन सब इमोशनल चीज़ों में फसल का काम रह जाएगा। तो रामकरण क्या करता है, वही साइकिल पे एडजस्ट करके 2-3 को आगे बैठाया, 2-3 को पीछे बैठाया, निकलता है अपने, सीधा नानी के वहाँ पहुँचता है और नानी से बातचीत करता है। तो उस टाइम पर नानी का मुंह बना हुआ था, जैसे होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी थोप रहे भाई। नाना जी फिर भी खुले हाथों से बच्चों को स्वीकार लिए कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस टाइम पे ये था कि नानी बार बार बोल रही थी कि ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। अब ठीक नहीं हुआ हो तो सबको ही पता है, लेकिन उस चीज़ का करा क्या जाए। रामकरण बताते हैं वहाँ पे कि ऐसे ऐसे हो गया, तो फसल अब मेरे को संभालनी है, बच्चों को मैं संभाल नहीं सकता, और कब तक मैं पड़ोसियों के पास बच्चों को छोड़ूंगा। 1 दिन 2 दिन, अब तो ऐसा हो रहा है कि पड़ोसी भी बोल देते हैं कि उनको भी काम है। हर किसी को कोई ना कोई काम रहता है, और आधे से ज़्यादा तो खेतों में ही जाते हैं। उनकी नानी ने बोला कि ठीक है, आप हमें बता दो कब तक आप आओगे, तब तक हम बच्चों को संभालते, फिर आप देखना। लेकिन जाते जाते ना नानी दिमाग में एक बात डाल देती है कि तुम्हारी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम बच्चों को संभालने वाला कोई तो होगा। हमारी उम्र रही कितनी है अब, 10 साल 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। रामकरण उस चीज़ में मतलब था ही नहीं। उसे ये था कि नहीं भाई, मतलब एक होता ना इंसान को बार बार पुराने दिन याद आते कि मेरी अभी बीवी को मरे कितना टाइम हुआ है, और ये मेरे को दूसरी शादी के लिए बोल रहे, 6 बच्चे हैं, कोई आएगी तो क्या संभालेगी। रामकरण ने ध्यान नहीं दिया, वो साइकिल उठाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। ये अपनी फसल पे ध्यान देना शुरू करते हैं। फसल वगैरह जो लगी हुई थी, उनका दिमाग यही चल रहा था कि भाई मेरे को पैसे इकट्ठा करना है, बच्चों की परवरिश करनी है, और वैसे ही किसानों को इतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं उनके फसल का। फिर भी ये अपनी फसल के 2-3 महीने निकालते हैं, उसके बाद डिसीज़न बनाते हैं कि अब मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा। ये साइकिल उठाते हैं, अपने बच्चों को लेने के लिए निकलते हैं नानी के घर पे। और रास्ते में जब ये जा रहे थे तो इनका ध्यान पड़ता है कि साइड में ही एक बुज़ुर्ग आदमी पेट पकड़ रखा है और बहुत दर्द में है। तो ये वहाँ पे उस आदमी के पास जाते, बोलते बाबा क्या हुआ। सरल इंसान, व्यवहार के अच्छे थे, इन्होंने पूछ लिया। और वो बुज़ुर्ग आदमी बताता है कि बेटा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर तेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ी सी आगे मेरी कुटिया है, मुझे वहाँ तक छोड़ दे। इसने पहले तो सोचा कि यार मेरे को बच्चों को भी लेके आना है, इसको इसको छोड़ूंगा तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा। फिर दिमाग में यही आता है कि चल के भी कैसे जाएंगे बाबा। तो इसने बोला ठीक है बाबा, आप पीछे बैठ जाओ। अब ये चलना शुरू करते हैं। तो जैसे रामकरण थे, उन्होंने बाबा से पूछ लिया कि बाबा क्या हुआ, आप ऐसे कैसे बीमार हो गए चलते फिरते। तो बाबा बताना शुरू करते कि बेटा मैं क्या करूँ, हमारी तो मजबूरी है। गांव में हम रहते थे,
तो वहाँ पर हम नीची जाति से हैं तो ऊंची जाति वाले हमें बहुत डांटते हैं, मुंह नहीं लगाते, तो हमें खेतों में अपनी कुटिया बनानी पड़ी। एक मेरी लड़की है, गांव वाले उस पर भी गंदी नज़र रखते थे, तो ऐसे ऐसे मैं अपने गांव से खिसक के यहाँ पे आ गया। अब फिर इसने पूछना शुरू करा रामकरण के बारे में कि आप क्या कहाँ जा रहे हो, यहाँ से कैसे निकलना हुआ। तो इसने बताया रामकरण ने कि ऐसे ऐसे 6 बच्चे हैं, बीवी एकदम से ऐसे ख़त्म हो गई, ज़िंदगी उजड़ सी गई है और दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं होता, फसल भी इस बार इतनी अच्छी नहीं हुई, पैसे भी पता नहीं कैसे होंगे, अब बच्चों को लेने जा रहा हूँ, पता नहीं बच्चों को कौन संभालेगा। तो ये रामकरण तो भरा बैठा था, इसने सब कुछ उस बाबा के आगे बोल दी। बाबा ने बोला कि ठीक है बेटा, कोई नहीं, दोनों ही दुख में है, वो कुटिया आ गई मेरी, यहीं पर मुझे छोड़ दो। तो जैसे ही रामकरण साइकिल उठाते ना जाने के लिए, तो बाबा पीछे से बोलते कि बेटा वैसे जैसे तुम्हारी जो सासू माँ है वो सही तो कह रही है, तुम्हें शादी तो कर लेनी चाहिए, अब 6 बच्चों को कौन संभालेगा। तो रामकरण ने बस ऐसे देखा, लुक दिया, और फिर वो पुरानी यादों में अपने, उनकी वाइफ का नाम रीना था, तो वो अपनी रीना के बारे में सोचने लगे और आगे बढ़ने लगे। फिर एकदम से जो बाबा थे बोलते, बेटा सुनो, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी भी एक बच्ची है और मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा, मैं परख रहा था तुम्हें, और तुम्हें लगे तो तुम मेरी बच्ची से शादी कर सकते हो, वैसे भी गाँव का कोई आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। उस टाइम भी रामकरण ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, वो बोलता है ठीक है बाबा, मैं सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा। ये पहुंचते हैं सीधा अपनी ससुराल में, सासू माँ के पास। तो वहाँ पर फिर वही बातें चल रही है कि भाई तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो इनके दिमाग में ये चल रहा होता है, यार जहाँ जाता हूँ यही टॉपिक चलता रहता है और पुरानी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वो जो नानी थी वो खूब बोलती है इन्हें कि तुम्हें कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। बोलता है ठीक है, मैं इस बारे में विचार बनाऊंगा, आपको बता दूंगा। ये अपने बच्चों को लेके अपने घर आ जाते हैं। अब बच्चों को जब घर लेके आ जाते हैं, अगले दिन ये खेत में जा रहा है, 2 बच्चे किसी पड़ोसी के हैं, 2 बच्चे किसी और पड़ोसी के। सबसे जो बड़े वाले थे वो तो 17 साल के बच्चे कहाँ ही बात करेंगे, वो तो यूँ है कि यहाँ चल रहा है जो ज़िंदगी में चल रहा है, कभी बाप का हाथ बटाने चले गए खेतों में तो ठीक है, वरना अपने पढ़ाई लिखाई चल रही है, जो भी नॉर्मली चीज़ें चल रही हैं। क्या हुआ, सबसे छोटे वाला जो बच्चा था, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब हुई तो पड़ोसियों ने बताया कि आपके छोटे वाले बच्चे की तबीयत ख़राब है। उसको दवाई वगैरह दिलवाई, वैद्य से दवाई दिलवाई, और फिर एक दिन क्या हुआ, सबसे छोटे वाला बच्चा उनका एक्सपायर हो गया। और जिस कंडीशन में हुआ वो कंडीशन बड़ी अजीब सी थी। वो कंडीशन कुछ इस तरीके की थी कि बच्चा जो था वो कुछ अलग ही स्थिति में गया इस दुनिया को छोड़ के। इसको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। अब भाई उधर से वो आए, सासू माँ वगैरह आए, बच्चे को देखा कि यार ये तो चला गया और तुम क्या ध्यान रखोगे, मुझे नहीं लग रहा कि तुम ध्यान रख पाओगे, ऐसा है वैसा करके। तो फिर दोबारा इस पर दबाव डाला कि तुम्हारे 5 बच्चे बचे, कम से कम उनका तो ध्यान दे लो, तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे कर लेनी चाहिए। फिर ये बताता है अपनी सासू माँ को कि ऐसे ऐसे मैं जब गया था ना, तो वहाँ पे एक बाबा थे और उन्होंने अपनी बच्ची के बारे में बताया था, तो अगर मैं करूँगा तो एक बार उनसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वैसे तो व्यवहार किसी से मिल नहीं रहा था, उस बाबा से मेरा थोड़ा व्यवहार मिला था। तो अब वो सासू माँ गुस्सा होगी कि क्या कोई रोड पे मिल जाएगा तो तुम किसी से भी कर लोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम एक बार मिल लेते हैं उनसे, मिल के उनका थोड़ा सा आपको भी व्यवहार समझ में आ जाएगा। अभी अपनी सासू माँ को लेने अगले दिन जैसे सब कुछ क्रियाक्रम करके अगले दिन लेके जाते हैं उस कुटिया के पास। तो वहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है, उसका नाम रानी था, पहले वाली का नाम रीना था, इसका नाम रानी है। तो जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं, लड़की दिखने में सुंदर थी, तो सासू माँ ने बोला कि बेटा तेरा बाबा कहाँ है, बाबा को बुला। तो वो लड़की बताती कि बाबा तो अभी 1 हफ्ते पहले गुजर गए। तो बोलते कि तू यहाँ पे अकेली क्या कर रही है। बोली मेरे को जो बाबा ने बताया था ऐसे सब्जी उगानी है, ये करना वो करना, मैं तो वही कर रही हूँ। तो वहाँ पे रामकरण समझ गया कि भाई इसका भी व्यवहार ठीक है बात करने में। तो रामकरण बोलते कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो ऐसे ऐसे आपके बाबा ने मेरे से बात की थी। तो लड़की भी बोलती है कि आप रामकरण हो, और बाबा ने मुझे बताया था आपके बारे में, आपने उनकी एक बार जान बचाई थी ऐसे ऐसे। तो रामकरण बोलते एक काम करो, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। ये उन्हें अपने घर लेके आ जाता है, दिखाते हैं 5 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे अगर आप इनकी देखभाल कर सकते हो तो आपका भी कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी में भी कोई नहीं है, ऐसे ऐसे आप बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, तो हम शादी कर लेते हैं। भाई ये शादी कर लेते हैं, लाइफ आ जाती है दोबारा ट्रैक पे। ठीक है, अब रामकरण की ज़िंदगी थोड़ी सरल हो गई, वो अपने खेत में जा रहा, बच्चे हैं आराम से। लेकिन जो सबसे 2 बड़े बच्चे हैं वो तो फिर भी बात नहीं कर रहे, उन्होंने कभी उसको अपनी माँ स्वीकार ही नहीं, रानी को। वो अपनी जो असली माँ थी रीना, उसी के ही दिमाग में रहते थे कि वही हमारी माँ थी, ये आ गई बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो ज़्यादा अच्छे से व्यवहार भी नहीं होता था। अब कैसे ये लोग सोया करते थे, जैसे घर में घुसते ही एक बहुत बड़ा आंगन है, राइट हैंड साइड में वॉशरूम है, अंदर जाते ही
किचन बाहर की तरफ और 2 पीछे कमरे हैं, जिसमें एक कमरा बच्चों को दे रखा है और एक में पति पत्नी ये सोते हैं। जब सबसे छोटे वाला अगर रोता है तो रात को वो इनके पास आ जाता है, वरना वहीं वो भाई अपने संभालते रहते हैं कि हमारा भाई हम देख लेंगे, ठीक है। इस बात को 6 महीने हुए थे, शादी वगैरह हो चुकी थी और सबसे छोटे वाला बच्चा जा चुका था। फिर जो सबसे छोटे वाले से बड़ा वाला बच्चा था, उसकी तबीयत ख़राब होती है। उसको भी समझ नहीं आ रहा, पेट में दर्द हो रहा है। छोटा बच्चा था, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, खाना नहीं खा रहा, खाना खा रहा तो उल्टी आ जा रही है। एक दिन ये खेत में गया, जो आराम करना था, वापस आया। रात को ये लोग सोए और सुबह जब ये उठ के जाके देखते हैं दूसरे कमरे में, तो वो जो सबसे छोटे से बड़ा वाला बच्चा था, जो 5वें नंबर पे था, वो भी ख़त्म। और वो जो ख़त्म हुआ भाई, वो एक ख़त्म होना सबसे और अलग चीज़ थी, क्योंकि वो पूरा नीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था इसके शरीर में खून नहीं है। कि पता नहीं रात को ऐसा क्या सांप काट गया, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। इस दर्द को इन्होंने ये सोच लिया और एकदम ही खत्म हो रहे हैं। ये पहले सबसे छोटा हुआ, फिर उसके बाद उससे बड़ा हुआ, अब रह गए 4। सीरीज वाइज हम काउंट करेंगे, नीचे से अभी हम चल रहे ऊपर। भाई वो भी खूब दबा के रो रही है, जो रानी है, कि बच्चा ख़त्म हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया। उसने तो दिल से लगा रखा था, सबसे छोटा था तो रहता था उसके पास, ठीक है भाई। वक्त गुजरता रहा, ये वक्त भी टल गया। इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे खेत पे वो जाया करता था रामकरण, अपने दोनों सबसे बड़े वाले बच्चों को साथ ले जाया करता था कि हाथ बंटवाने, ये सब कुछ। जो उससे 2 ऊपर बच्चे थे, उन दोनों की एक साथ तबीयत ख़राब हुई। 5-6 महीने के डिस्टेंस में फिर दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई। एक रात क्या हुआ, सोए, अगले दिन उठे, वो दोनों बच्चे भी सेम पोजीशन में ख़त्म मिले। नीले पड़े, दोनों नीले पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा शरीर में खून नहीं है। बैक टू बैक हो रहा है अब। 4 बच्चे ख़त्म हो गए। सबसे पहले छोटा गया और फिर उससे बड़ा गया, फिर उससे 2 बड़े चले गए, अब रह गए 2 बड़े बच्चे। गांव वाले इकट्ठे हुए और गांव वाले रामकरण को बोलते हैं कि ऐसा है, तुम कुछ अपना ऊपरी दिखवा लो, क्योंकि इनकी माँ मरी थी, जो रीना थी। ऐसा ना हो कि वो ही लेके जा रही है बच्चों को, कि ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो माँ की ममता कभी कभार रह जाती है और कभी कभार ले जाती है। तो रामकरण की एकदम से आंखें खुल गई कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं कि कहीं रीना जो इनकी गुजरी हुई माँ है, वही तो नहीं लेके जा रही है अपने साथ। ये जाता है एक बाबा के पास, बाबा के पास जाता है, और जो बाबा इन्हीं के घर से 2-4 किलोमीटर दूर रहते थे, उनके पास जाता है और जाके बोलते हैं कि बाबा, मेरे घर पे तो जैसे मौत का अकाल सा रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर पे हो क्या रहा है, मेरे 4 बच्चे ख़त्म हो गए। वो जो बाबा बैठा था वो बोलता है, बेटा अभी तेरे 2 बच्चे भी मरेंगे, तू भी मरेगा और तेरी लुगाई भी मरेगी। और सीधा ऐसे ही बोलता, सीधा बोल दिया कि तुम बचने वाले नहीं हो और तुम्हें कोई बचाने वाला है भी नहीं, तुम सब मरोगे। ये पूछने लगा कि बाबा ऐसा क्या हुआ। बोला, अभी तू ये मत सोच ऐसा क्या हुआ, जिस चीज़ के लिए तू आया है ना अपने बच्चों को बचाने के लिए, उसी पे ध्यान दे। तो ये बोलता है कि मैं कैसे बचाऊँ बच्चों को। बोलता है कि जब तक तू सोएगा नहीं, तब तक तू भी जिंदा रहेगा, तेरे बच्चे भी जिंदा रहेंगे और तेरी लुगाई भी जिंदा रहेगी। जैसे ही तू सोएगा मरेगा। ये अपने घर पे आता है वापस। अब इसके दिमाग में होता है कि मेरे को सोना नहीं है। भाई जो खेत से काम करके आता है ना, उसकी एनर्जी वैसे ड्रेन हो जाती है। रात के 2 बजे उसके पता नहीं कब आँख लग गई। सुबह वो उठा, जैसे 4-5 बजे सुबह आँख खुली ना, एकदम से भाग के गया दूसरे कमरे में, देखा चलो सब कुछ नॉर्मल है। मतलब बाबा ने जो बताया था वो तो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। सुबह हुई, खेत गया, खेत से आते टाइम बाबा के पास गया और बाबा को बताया कि बाबा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबा ने बोला कि वक्त के ऊपर छोड़ दे, कोशिश करियो, सोइयो मत। बाबा ये बोल के चले गए। अब वहाँ बैठा था शिष्य इसे जानता था। वो बोलता है, रामकरण क्या हो गया, बड़ा आजकल तेरा इसमें धाम में आना हो रहा हमारे। बोला, भाई बाबा तो बोल के चले गए सोइयो मत, मैं खेत से काम करके आता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे को नींद ना आए। मेरे को नींद आती है। आदमी वैसे भी सोएगा ही अगर, मतलब ये तो बात ही है। हाँ, शिष्य ने बोला, देख भाई बाबा ने बोला है तो कुछ तो होगा, तू एक काम कर, तेरे को मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ, उस सॉल्यूशन को कर ले, 2-4 रात तो तेरे को नींद नहीं आएगी। ये बोला, क्या करूँ। बोला, जाते ना कहीं पर कट मार लियो, हाथ पे पैर पे कट मार लियो और उस पर नमक लगा लियो। उस टाइम पे यही सॉल्यूशन थे 40-50 साल पहले। कोई ना दवाई ना कुछ ना ये। बोला, जहाँ कट मारेगा वहीं नमक लगा लियो तो पूरी रात तड़पता रहेगा, नींद तुझे आएगी नहीं। अगर बच्चों को बचाने के लिए गुरुजी ने बोला तो कर ले। भाई ये जाता है अपने घर पे, पैर पे मारता है कट और उस पर लगा लेता है नमक। अब ये पूरी तड़प रहा है, बुरी तरीके से तड़प रहा है। रात के 2:30-3 बजते ही जो इसके बगल में सो रही थी ना रानी, वो उठती है और दूसरे कमरे में जाती है। ये देखते हैं कि ये कहाँ चल दी एकदम से उठ के, बच्चों को देखने गई हो। फिर एकदम से इसे ध्यान आता है, बाबा ने बोला था सोना नहीं है।
ये जब उधर जाके कमरे में झांक के देखते ये देखता भाई इसकी जो नई बीवी थी रानी, वो 7-8 फुट की हो रखी है, पूरी सफ़ेद, उसने कपड़े नहीं पहने, लंबे सफ़ेद बाल, और वो बच्चे की तरफ घूर के देख रही है। ये समझ गया कि मैंने जिससे शादी कर ली ये ही है कोई दिक्कत। वो 7-8 फीट की हो रखी है। नॉर्मल लड़की की जगह 7-8 फीट की हो गई है, और कपड़े भी नहीं पहने कपड़े हुए। नहीं पहने, सफ़ेद शरीर, उसने बैक साइड से देखा, लंबे लंबे बाल है, सफ़ेद, इसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई। इसने इसको ध्यान आया कि ऐसे सिचुएशन में क्या करा जा सकता है। वह अपने कमरे में वापस आया और चिल्ला के बोला रानी, तो वो वापस भाग के आई, और जब आई तो बिल्कुल नॉर्मल। बोली क्या हुआ क्या हुआ? बोले तू कहाँ गई थी? बोले कि मैं बच्चों को देखने गई थी, आराम से सो रहे नहीं सो रहे। तो इसने दिमाग लगा, बोले कि मेरे पैर में आज कट लग गया इतना बड़ा, इस पर दवाई वगैरह लगा, मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो वो अपने पट्टी वट्टी करने बैठ गई। अब ये वही दर्द का करता रहा और वो आके बगल में सो गई। अब इसे समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है कांड, कि इसने जो नई शादी करी है उसी से ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, जैसे ही सुबह हुई ये खेत छोड़ो सीधा गया बाबा के पास, और बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने वो चीज़ देखी है। तो बाबा बोले मैंने भी तो यही कहा था, जब तक जगेगा तब तक बचोगे, सोते ही वो तेरे बच्चों को लेकर चली जाएगी। अब इसने हाथ पैर जोड़ने शुरू करे कि बाबा बचा लो, मेरे 4 बच्चे तो वैसे ही ख़त्म हो गए, अब 2 बच्चे बचे हैं उनको भी ले जाएगी, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ मेरे बच्चे। बाबा ने बोला देख बेटा, किसी भी एक बच्चे को बचा सकता है तू, किसी एक बच्चे को बचा सकता है, किसी एक को तो ये लेके जाएगी ही जाएगी। अब ये बोलता है कि मैं किस बच्चे को बचाऊं, बाप के लिए। पूछा बाबा से कि ये है क्या चीज़ की? आगे खुलेगा सब कुछ। अच्छा। तो इसने बोला कि क्या कर सकते हैं। तो वो बाबा ने बोला देख, सबसे बड़े वाले बच्चा तेरा 17-18 साल का है, उसने ज़िंदगी जी रखी है, उसको जाने दे, और जो 5वें नंबर का बच्चा है वो तेरा अभी 14-15 साल का है, उसे जीने दे। सबसे बड़े वाले ने जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है उसका बलिदान कर, और उससे नीचे वाले को रहने दे। अब ये बोलता है फिर करूँ क्या? तो ये बोलता है एक काम कर, जो 5वें नंबर का बच्चा है ना, जो छोटे वाला है जिसे बचाना है, उसको आज कोई भी ठस्सा दे के किसी पड़ोसी को सुला दे। ये बोलता है और कोई चारा कुछ ऐसा हो जिससे मैं बच सकूं? सीधा बोलता है और कोई ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा दिमाग चलाएगा तो दोनों बच्चों को ले जाएगी वो, एक को तो बचा कम से कम। यह आता है घर पे वापस। अब जो इनकी पूरी प्लानिंग हुई थी कि बाबा मैं बचूंगा कैसे इन सब चीज़ों से, अगर मैं आपके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ। तो बाबा बोलते देख ऐसा है, जैसे ही आज रात वो तेरे बच्चे पे हमला करेगी, तू मेरे पास आएगा और मैं अपने शिष्यों के साथ तैयार बैठा रहूँगा, आगे मैं बताऊँगा क्या करना है, बस तू इतना ध्यान में रखियो, तेरा बच्चा गायब हो और तेरे को भाग के मेरे पास आना है। ये बोलता है ठीक है। वो ये अपने कट मारा होता है, पैर में नमक लगाया होता है, दर्द हो रहा होता है, ये देखता है 2:30-3 बजे वो उठी, जो रानी थी, दूसरे कमरे में गई। अब जैसे ये होता है ना कि मैं एक बार बचाने की अपने बच्चे को कोशिश करूँ, ये उस कमरे में घुसा और देखा रानी जो थी वो हवा की स्पीड से वहाँ से बच्चे को लेके हाथ में गायब। दीवार आर पार? दीवार तो भाई वो बताया था ना, कमरे के बाहर ही आंगन था, वो पार गई। अच्छा। ये बस यूँ चिल्लाता रह गया रानी, इतने में तो वो हवा में पार गई, बच्चे को हाथ में उठा के, चुड़ैल डायन जो भी हो, पिशाचिनी, आगे पता चलेगा। ये भागा सीधा बाबा के पास। बाबा वो तो ले गई, वो शिष्यों के साथ खड़े होते कि चलो फटाफट। इसको बोलता है रामकरण को, मेरे को वहाँ पे लेके चल जहाँ पे वो बाबा और कुटिया और वो बच्ची तेरे को मिली थी। भाई ये भागे वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कुछ ही नहीं होता, सिर्फ एक पीपल का पेड़ होता है। मतलब रामकरण के साथ छलावा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक पीपल का पेड़। ये देखना शुरू करते हैं, बाबा को बोलता बाबा आपने तो बोला था मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप बचा लोगे। बोलता बच्चे को देखना शुरू करो इधर उधर। तो पीपल के पेड़ के पीछे सबसे बड़ा वाला बच्चा पड़ा हुआ था इनका। अब उसे उठाया तो वो उठे ना, और कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो 6 नंबर का सबसे बड़ा जो बच्चा था वो बेहोश पड़ा था। बाबा ने अपना अभिमंत्रित पानी वानी मारा, फूक वहाँ जो भी था फूका वहाँ पे, बच्चा होश में आया। उससे पूछना शुरू करा तू कैसे आया यहाँ पे, तेरे को मालूम है? बोलता है मैं तो सोने के लिए लेटा था, उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। अब ये बोलते कि ये हो क्या रहा है। जो बाबा थे वो बोलते एक काम कर, मुझे अपने ससुराल में लेके चल, तेरी सासू ने तो देखा था ना उस लड़की को, यहाँ पे कुटिया थी ना, चले एक बार वहाँ पे तेरी सासू माँ से बात करते हैं। ये पहुँचे सासू माँ के घर पे। वहाँ लगी हुई थी भीड़। अब ये जब अंदर गए तो इन्होंने देखा कि सासू माँ उसी पोजीशन में पड़ी है, मरी हुई, शरीर नीला और खून शरीर में है नहीं। जो नानी थी। हाँ। ये पूछना शुरू करता है नाना से ये क्या हुआ। तो नाना बताता है भाई ये तो सोई थी और पता नहीं क्या ही हुआ, इसके कौन सा बिच्छू लड़ गया, इसके पता नहीं सांप लड़ गया, हुआ क्या समझ में नहीं आया। भाई वो जो बाबा थे वो अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गलत है।
आगे पीछे लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पे कोई साला तांत्रिक वांत्रिक रहता है क्या, जो कोई नामी ग्रामी तांत्रिक हो। तो उनमें से कुछ लोग बताते हैं हाँ वहाँ पे तांत्रिक रहता है। ये बोलते चलो बेटा सारे वहीं पर लठ लेके वहीं पहुँचो। तो रामकरण ने भी बोला कि भाई इस गांव में हादसे होंगे, मेरे साथ भी हुआ है, चलो मेरे साथ। तो ये लेके वहाँ पहुँचते हैं। अब जब वहाँ पहुँचते तो वो तांत्रिक सामने बैठा होता है बिल्कुल चौड़ा हो के, बढ़िया लठ वठ पकड़ के, और बगल में उसका घर था जिसमें उसके बच्चे बीवी थे। तो ये बाबा पूछना शुरू करते कि तू अपने आप से बताएगा या तेरे को मार के पूछना शुरू करे। अब वो था वो घोर तांत्रिक, वो ऐसे कैसा मुंह खोलेगा, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास क्यों आए हो, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास क्यों आए हो। गाँव वाले सीधा भागे, बीवी को पकड़ा, बच्चों को पकड़ा कि सच सच बता दे नहीं तो ख़त्म कर देंगे। वो जो बंदा बताता है वहाँ पे तांत्रिक जो आघोरी था, बताता है मैंने कुछ नहीं करा, जो करा है इन बच्चों की नानी ने करा है। बोलते बच्चों की नानी ने? बोलता हाँ, वो जब वो नानी लेके आई थी इनको 6 के 6 बच्चों को यहाँ पे। ये बोलते अब सच बता हुआ क्या था। तो ये बताते तांत्रिक बता रहा कि जब उस नानी की लड़की गुजरी थी, मतलब रामकरण की वाइफ जब गुजरी थी, तो नानी को ये लगा कि उसकी जो बेटी गुजरी है वो गुजरी इसलिए क्योंकि रामकरण ने उसका इलाज नहीं करवाया। वो इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी। जब रामकरण अपने बच्चों को छोड़ने गया था तो वो नाखुश थी। जैसे ही रामकरण अपने बच्चों को छोड़ के फसल के काम से गया तो ये सीधा तांत्रिक के पास लेके गई कि इन 6 के 6 बच्चों की बलि चढ़ानी है मेरे को। इनकी माँ ख़त्म हुई और इनके बाप ने जो है मेरी बेटी ख़त्म करी है, इनकी बलि चढ़ानी है। तो वो तांत्रिक बोला मुझे क्या मिलेगा? तो वो बोली बलि चढ़ा और जिसको देनी है दे। और बस ऐसे ही बलि चढ़वानी थी, उसको कुछ बदले में कुछ नहीं चाहिए था, उसी को ही नानी को कुछ नहीं चाहिए, नानी को तो खत्म होते देखना सब कुछ। कि रामकरण के चेहरे पे मुझे वो दुख देखना है जो मैं आज अपनी बेटी को खो के देख रही हूँ। बोली इन सब की बलि चढ़ा और अपने जो करना कर, मेरे को नहीं पता, मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। वहाँ से तांत्रिक दिमाग देते हैं कि देखो अभी अगर बलि चढ़ गई तो आप पे इल्ज़ाम आएगा, एक बार रामकरण को आने दो और बच्चों को वापस ले जाने दो, उसके बाद मैं अपने आप सब कुछ करूँगा। भाई उसके बाद उस तांत्रिक ने क्या करा, नानी को बोला कि आप कल बच्चों को लेके मत आना, कल आप खाली हाथ आना, मैं बताऊँगा आपको करना क्या है। जब अगले दिन ये जाती है नानी, तो वो तांत्रिक बोलते हैं कि आपको उसको बस ये फोर्स करना है कि वो शादी करे, दूसरी शादी करे। वो जो पूरा छल था ना वो तांत्रिक ने रचा था कि वो बुड्ढा जो मिला, उसकी कुटिया, उसकी बेटी, सब कुछ छलावा था। वो इसने क्या करा था, जो तांत्रिक था इसने क्या करा, जो इसको पिशाच की सिद्धि थी ना, इसने एक रात जब नानी को बोला था आप कल आना, उस रात अपने पिशाच जो गुरु थे उससे बात करी कि ऐसे ऐसे जो है वो बलि आ रखी 6 और भोग चढ़ाऊंगा आपको। तो पिशाच ने बोला कि पूरा छल रचा जाएगा और ऐसे ऐसे उस रास्ते पे ऐसे ऐसे उसको वो मिलेगा, पर सबसे बड़े वाले लड़कों की बलि मुझे चाहिए। जो पिशाच था सबसे बड़ा, उसने बोला सबसे बड़े वाले बच्चों की बलि मुझे चाहिए, 2 की, और दो पिशाच मैं अपने दे रहा हूँ, एक 2 की बलि लेगा, एक 2 की बलि लेगा। 4 तो जा चुके थे, 2 बचे थे, वो सबसे बड़े वाले पिशाच के थे। पिशाच ने क्या कर रखा था, 5वें नंबर के बच्चे की आहुति के लिए पूरा प्रोग्राम रच रखा था उस पेड़ के पास। हुआ क्या, लाना था 5वें बच्चे को, और बाबा को पता था कि 5वें बच्चे की बलि चढ़नी है। बाबा ने 5वें बच्चे को भेज दिया पड़ोसियों के घर पे, और 6ठा बच्चा ये उठा के ले गए। 6ठे बच्चे का नंबर अभी आया नहीं था मौत का। 6ठे बच्चे को देखते ही पिशाच ने उसे वहीं छोड़ दिया, और जिसने ये पूरा कार्यक्रम करा था वो थी नानी। पिशाच ने उसकी बलि ले ली नानी की, कि धोखा दे दिया। हाँ। अब हुआ क्या, सारे बोले गांव वाले इसको जान से मारेंगे। वो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं मारेंगे हम, इसको यहीं छोड़ दो इस तांत्रिक को। अब गांव वाले ये बोल रहे ये क्या कर रहे हो आप, ये कल को किसी और के साथ करेगा। बोले नहीं नहीं तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें गांव में बताऊँगा। बाबा सबको अपने साथ लेके आ गए। अब सारे पूछने लगे कि आपने क्यों छोड़ा। बोला इसे ऐसे कर्मों की सज़ा खुद मिलेगी। जो 6ठे बच्चे की बलि है ना, अब वो पिशाच इसी की बलि लेगा। 5वें बच्चे की जगह नानी गई, 6ठे की जगह ये जाएगा अब, क्योंकि जो सब कुछ बनाया हुआ था वो सारा का सारा खराब हो गया। और पिशाच लेके ही मानता है एक बार कमिटमेंट 2-3 दिन के अंदर वो जो तांत्रिक था वो खत्म। वो जो पिशाच था वो उसकी भी बलि ले गया, नानी भी गई उधर, वो करने वाला भी गया, वो 2 बच्चे बच गए, और रामकरण की ज़िंदगी फिर ऐसे ही बीती। तो आज भाई पहला किस्सा मैं लेके आया हूँ, और ये किस्सा मैंने सुना था एक ड्राइवर से।
ये किसी सब्सक्राइबर ने मुझे नहीं भेजा है, और इस किस्से के बारे में मैं बात करने से काफ़ी उचकता था, मतलब एक तरीके से मैं थोड़ा साइड की गली ढूंढता था कि इस टॉपिक के बारे में बात ना हो। लेकिन अब जब पता चल गया कि वो ड्राइवर ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो ठीक है, मैंने सोचा कि इस बारे में अब बात करी जा सकती ट्रक है। ड्राइवर था वही? वो टैक्सी ड्राइवर थे भाई हमारे, मैं तो ज़्यादा बता भी नहीं सकता, हमारे मतलब मोहल्ले में ये एक बहुत बड़े एक फ्लैट लिया था उन्होंने। फ्लैट भी नहीं था, मतलब एक घर था जहाँ पर लाइन से टैक्सी खड़ी होती थी। पहले टूर एंड ट्रैवल्स का काम काफ़ी अच्छा चलता था, अभी ऑनलाइन हो गया सब कुछ, उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम मेरी उम्र भी रही होगी मेरे ख्याल से 16-17 साल, जब ये चीज़ मैंने उनसे सुनी थी। काफ़ी टाइम पहले वो अलग अलग अफवाहें आती थी ना, काला बंदर और वो प्याज मांगने वाली चुड़ैल, तो उसी दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी, जब काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये वाला केस। लक्कड़ बग्गा वाला जब केस हुआ। हाँ, जब ये सारी लेजेंडरी चीज़ें निकल के आ रही थी, मुंह नुचवा वगैरह, जब डिस्कस होता रहता है आपस में, तो उस टाइम पर वो टैक्सी ड्राइवर थे और हम बैठे हुए थे साथ में। तो उनका यही होता था काम, सुबह अपनी टैक्सी चलाई, शाम को आराम से बैठे नॉर्मली जैसे डिस्कस वगैरह करते रहते। तो उधर वो टॉपिक चल रहा था कि उस गांव में ऐसा हुआ, उस गांव में ऐसा हुआ। अब उस गांव का तो खैर मैं नाम भी नहीं याद मुझे, बस इतना पता है कि हरियाणा राजस्थान की तरफ का कोई गांव था वो, और मैं एक्यूरेट लोकेशन नहीं बता पाऊँगा उसकी। वहाँ पर क्या हुआ था, एक गांव था जिसमें टैक्सी चलाने वाले ही 2 लड़के थे, ठीक है, और वो नाइट ड्यूटी प्रेफर करते थे क्योंकि रात का काम उन्हें मिलता था कंपनी की तरफ से। आज भी बहुत सारी ऐसी वहाँ पर फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर बियर बनती है, जो अपनी बियर पीने वाली होती है, वो सारी चीज़ें बनती है। तो उनको उस चीज़ से रिलेटेड काम मिला था कि वहाँ के जो लोग काम करने वाले थे उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी थी। तो एक लड़का था जिसका घर परिवार था, और एक लड़का था जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जाते जाते जैसे होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा बच गया, उसे बेच के उसने टैक्सी ले ली थी। अब ये दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, टैक्सी चलाया करते थे, रात का ही इनका जो है आना जाना हुआ करता था। तो जब रात को निकलते थे तो कोशिश करते थे साथ में हो, लेकिन शिफ्ट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। इसी तरीके से इनका हुआ कि एक की शिफ्ट आगे हो गई, एक की पीछे हो गई। अब पीछे शिफ्ट किसकी हुई? जिसके घर में कोई नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं था। जिसके ऊपर घर वाले थे वो पूछते थे, बात करते थे, तो उसने अपनी शिफ्ट इस हिसाब से करवा रखी थी, रात के 11 से सुबह 8 बजे तक। अब हुआ क्या, जब ये लोग निकलते हैं तो कभी आपस में जैसे इधर उधर रास्ते पे जा रहे तो रोक के पूछ लिया, हाँ भाई क्या है, मैं सवारी को ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसे है, पिकअप है, ड्रॉप है। जो बंदा अकेला रहता था ना, वो काफ़ी इस बारे में सोचता था कि मैं अपना परिवार कैसे बनाऊंगा, मैं आगे अपना वंश कैसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका तो घर वाले भी हैं, दूसरे का एक भाई भी है, बहन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर जनता इस चीज़ को सुन रही है, थोड़ा सा कनेक्ट आप यहाँ से करना स्टार्ट करोगे तो वक्त के साथ क्या हुआ, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिंगल रहने वाला लड़का था, इसने थोड़ा सा और लेट निकलना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मैं लेट जाऊंगा, मेरे को पता है कि सवारी मेरे को मिलनी तो है ही, वहाँ पर चलता फिरता है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि रात को सवारी नहीं मिलती, तो आप गुड़गांव के बीपीओ देखोगे जहाँ पर रात को ही एकदम से क्राउड निकल के आता है कंपनी से। ऐसे ही वहाँ पर सीन था पूरा। तो काफ़ी पहले की बात है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स थे ये निकले, जो जाने वाला था जिसका घर परिवार था वो निकल गया। तो जो दूसरा लड़का था, इसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर जिसके घर वाले थे, उसने देखा कि ये जो बंदा है ये आना बंद कैसे कर रहा है जॉब पे। उसने क्या करा, 1-2 दिन वो गया नहीं, जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसने जाना बंद कर दिया था जॉब पे रात को। तो इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार चलो ठीक है, इसका खर्चा कम है, लेकिन कंपनी निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो इसको तो टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घर परिवार में सब कुछ है उनकी ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन इसके कुछ ऐसा व्योत नहीं था। इसने ढूंढना शुरू करा। तीसरी रात जैसे होता ना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखते जा रहे, इधर दिख जाए, उधर दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। दिन में इनकी बात होती नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आने के बाद बंदा सोता भी बहुत गहरी नींद है। तो एक रात क्या हुआ, ये उस जगह से निकल रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जो अपना घर परिवार वाला ड्राइवर था, ये वहाँ से निकल रहा था। इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा टैक्सी लगा के किससे बात कर रहा है। फिर भी ये लेट हो रहा था, इसने सोचा कि चल बाद में बात करूँगा, क्या पता आज तो जॉब पे आ ही जाए। ये तीसरी रात थी जब ये जॉब पर नहीं गया, और ये गाड़ी लगा के किसी से बात कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और ये सोचा कि मैं इससे बात करूँगा। ये अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब कंपनी में यही बात हो रही थी कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, सुरेश उसका नाम रख लेते हैं, कि सुरेश क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पूछा गया, इसका नाम अनिल रख लेते हैं। अनिल से पूछा गया कि यार तेरे तो गांव का है, तू बात कर, उसकी नौकरी चली जाएगी, हमें भी ज़रूरत है। एक बंदा है ड्राइवर जो 2-3 साल से काम कर रहा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया। तो अनिल बोलता है कि मैं एक बार उससे कल बात करता हूँ, आने से पहले मैं पूछ के आऊँगा क्या दिक्कत है। तो अनिल जब अगले ही शाम जाना था तो उससे पहले वो उससे मिला सुरेश से
सुरेश से उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा। वो बोला भाई देखिए नौकरियां तो मिलती रहेगी लेकिन जीवन में हम सफ़र बहुत कम मिलते हैं, और मुझे एक लड़की मिली है, उससे मेरी बातचीत हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये बोलता है भाई अब एक लड़का है तो हिचकिचाहट एकदम से होती है, तेरे को कहाँ से मिल गई, कौन मिल गई, मुझे भी मिलवा। तो ये बोलता है कि वैसे वो कम मिलना प्रेफर करते हैं लेकिन ठीक है आज जब तू जाएगा ना तो मिलता हुआ निकल जाइयो। भाई ये बंदा उससे बात करके एक टाइम डिसाइड करते हैं, जैसे रात के 11 बजे मैं वहीं मिलूंगा, नौकरी तो मैं दूसरी देख लूँगा, जब तू वहाँ से निकले तो बता दियो मेरे को, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह मार दियो, मैं मिलवा दूंगा तेरे को भाभी से, ठीक है। तो अनिल निकला अपनी गाड़ी लेके और उसने देखा कि 11 बजे सही वहाँ पर जहाँ पर सुरेश ने बताई थी, सुरेश ने वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है और आराम से बात करने लग रहा है। तो इसने क्या करा, पीछे से जाके ना ऐसे टैक्सी के पीछे बजा देते हैं कि मैं आ गया हूँ लेकिन मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो खुद देख लेगा अनिल। तो अनिल बाहर निकलता है, बोलता है ओह आ गया तू, मिल के ही जाएगा, मुझे लगा शायद तू सीधा निकल जाएगा, नौकरी वाला आदमी है तू तो। 2 मिनट का हंसी मजाक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सुरेश ने बोला भाई मिलवा भी दे, अब मेरे को निकलना भी है। तो जो अनिल था उसने बोला कि चल मतलब मिलवाता हूँ तेरे को। अनिल जो था मतलब जो बंदा था उसने क्या करा, बोला कि आगे आ जाए एक बार गाड़ी के, और तू अभी वो उतरेगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे उतारने की, लेकिन ज़्यादा होच पोच मत करियो क्योंकि उसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब ये बंदा जाता है तो ये देखता है कि भाई गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा, ये बंदा बात किससे कर रहा है। अब ये अपनी तरफ से जो था अनिल वो बोलना शुरू करता है कि कैसी लगी तेरी भाभी, है ना, सुंदर है ना। ये अपनी तरफ से, इसे समझ में आ गया था पीपल का पेड़ है, नीचे गाड़ी लगा रखा है, कोई ना कोई यहाँ पे सीन सपाट है। इसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई मानना पड़ेगा तेरी पसंद बहुत अच्छी है, और नीचे पैर काँप रहे थे, पिंडियाँ काँप रही थी। इसने बोला कि चल ठीक है भाई, अब मैं तो तेरे को बेस्ट विशेष दूंगा कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे। और ये बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या करा, अपनी गाड़ी पकड़ी और ये वहाँ से 9 तो 11 हो गया। इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि इसने उस लड़की को देखा है, बाकायदा एक्टिंग करती। हाँ, इसने वही होता ना कि एक इग्नोर करने की चीज़ करी कि मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन ये अपने आके चुपचाप वापस बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद ये कभी उस लड़के से मिला ही नहीं जो उस लड़की के साथ था। अनिल से कभी नहीं मिला सुरेश, ये सोच के कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं किस चक्कर में आ रखा है। इस बात को 1 महीना हो गया, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। अनिल को बस इतना था मेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, मेरे को सुरेश से नहीं मिलना, ना उससे कोई कॉन्टैक्ट रखना है। इसने अपना ठान रखा था बढ़िया। भाई गाँव में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। गाँव में हुआ क्या, जैसे कोई 18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट हो गई, गांव में हाहाकार हो गया कि भाई ये तो इस घर में गलत हो गया, लड़की ने पता नहीं क्या करा, लड़की को खूब पीटा गया कि तेरा चक्कर किससे चल रहा है, सच पता क्या है। और लड़की भगवान की कसम खा ले, माँ बाप की कसम खा ले, पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कुछ है। तो भाई उसका फिर जैसे घर की बेइज्जती हो जाती है, कुछ लोगों ने मतलब गाँव से निकाल दो इन्हें, भगा दो इन्हें, हुक्का पानी छोड़ दो इनका। उन घर वालों ने कहा कि हमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कुछ गांव वालों ने कहा भगा दो, तो उन्होंने सोचा कि निकल जाते, वो निकल गए भाई जिनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस सिलसिले को होती है, यहाँ से शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा वक्त बीता, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गाँव की अलग अलग लड़कियाँ प्रेग्नेंट होना शुरू होती हैं। एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर कोई तीसरी लड़की, फिर कोई चौथी लड़की, फिर कोई 5वीं लड़की। गांव में लगभग 7-8 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और ये नहीं पता चल रहा है कि किन के साथ संबंध है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं कि ये बहुत पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है, हॉरर से रिलेटेड हो सकता है। बस उंगलियां उठ जाती थी कि भाई कोई है जो गाँव में कोई बना रहा है ऐसे लड़कियों को और बुलाता है, उनके साथ गलत करता है और घर पर छोड़ देता है। मुश्किल से गाँव में 5 लड़कियां बची थी। उनमें एक लड़की थी सरपंच की और एक बहन थी किसकी, जो हमारे ड्राइवर हैं अनिल की, उनकी बहन थी। अनिल को जब ये चीज़ पता चली ना यार, गांव में कुछ अजीब सी ही चीज़ हो रही है। हालांकि वो ज़्यादा कनेक्टेड तो गांव से रह नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह जॉब और रात को अपना ड्यूटी। अनिल ने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया और अनिल के दिमाग में आई कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसे तो पता है ना एक्चुअली में सुरेश कर क्या रहा है। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है।
कि अगर कोई चीज़ है और सही में ऊपरी है, क्योंकि कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं इस हिसाब से कि गाँव में देखो किसी को नज़र लग गई, गाँव के पता नहीं क्या हो गया, पितर नाराज़ हो गए, कुल देवी देवता ऐसे हो गए। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरे को ना इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अनिल सीधा गया सरपंच के पास और सरपंच को उसने ये बोला कि ऐसा है, मुझे पता है कि गांव में हो क्या रहा है। एक लड़की आपकी बची है, एक लड़की हमारे घर की बची है, मुश्किल से 2-3 लड़कियां और बची है, और मैं जितना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो। पहले तो सरपंच ने उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऊपरी थोड़ी ना होती चीज़ें। अगर मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँगा तो गाँव तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा देगा, बदचलन लड़कियाँ थी। अब जब सरपंच की लड़की के साथ होता तो वो एग्री भी करता इस चीज़ को। उसे तो ये था मैं तो अपनी लड़की पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, उसे बांध के रखूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास से सुन लेते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ बुज़ुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी बोला अरे भाई इसकी बात तो सुन ले, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अनिल बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैंने सुरेश को देखा है और वो गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ऊपरी चीज़ है, कोई तो है जो दिक्कत दे रहा है। इन्होंने एक बस वो होता ना कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, वो जाके लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं पता। सरपंच ने बोला कि कहाँ मिला था वो, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर के पीछे आगे जाके एक पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ पे सारा अपना उतारा करते हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वहीं पे ऐसे ऐसे गाड़ी लगा के वो उससे बात कर रहा था, मेरे को मिलवाया और मिलते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा और वो ऐसे बात कर रहा था। तो अनिल ने बता दिया कि मुझे तो लगा सुरेश का दिमाग चल चुका है, लेकिन अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। भाई इन्होंने पूरा इसी तरीके से प्लान बनाया। अब धक्का लगेगा एकदम से, देखना क्या हुआ। इन्होंने इसी तरीके से प्लान बनाया, काम करेंगे, रात के 11 बजे आता है ना वो, गाड़ी लगाते हैं ना, रात के 11 बजे ही उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे किसके साथ है वो वहाँ पे। भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए और ये लोग चलना शुरू हुए। इन्होंने देखा पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है, पीछे मुड़ के देखा सरपंच के घर से उसकी बेटी निकल के जा रही है उस पेड़ की तरफ। अब सरपंच एकदम से हो गया कि भाई ये तो मेरी बेटी कैसे चल दी, और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा, सपना सपना बेटा कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन, रुक जा, कहाँ जा रही है। सपना अपने होश में ही नहीं है, सपना आगे आगे। सब ने बोला सरपंच जी हम है साथ में, इसको चलने दो, देखने दो हो क्या रहा है। भाई सपना आगे आगे और गाँव वाले पीछे पीछे, जैसे एक गली दूर कि इसे पता भी नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। ये देखते हैं उसी पेड़ के पास गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर सुरेश है और सुरेश आराम से, जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना कि सामने से आ रही है, उसे तो टारगेट दिख रहा है, वो फटाफट से गाड़ी में बैठता है। सपना आती है, गेट खोलती है, सपना उसमें बैठ जाती है। अब इनके बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है सुरेश की कि पकड़ा गया, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इससे पूछा गया। उस टाइम पर सपना तब भी होश में नहीं थी, सपना बस जैसे यूँ बैठी हुई है तो बैठी हुई है और शीशे को देख रही है, जो कार का शीशा, उसे होश नहीं है, पोजेस्ड हो जाए वो। इनको ये लग रहा था कि इसने वशीकरण करा है। अच्छा। इसने कुछ खिला दिया पिला दिया, अभी तक इन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। इन्होंने सुरेश से पूछना शुरू करा कि तूने पता क्या करा लड़कियों को। इनको अब भी उस पैरानॉर्मल पे नहीं था, इनको ये था कि भाई इसने तो कुछ खिला पिला दिया, ये गाँव की लड़कियों को कुछ खिला रहा है जो अपने बहकावा में चल के आ रही है और उसके बाद ये कुछ गलत कर रहा है उनके साथ। ठीक है। पहले तो सुरेश ने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनिल को बुलाया गया कि ऐसे ऐसा इसका बता, तूने जो हमें बताया था। तो उसने बताया कि तूने वो दिखाई थी, वो औरत थी तेरे साथ, मेरे को तो नहीं दिखी। बोला, फिर वो समझ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल चुकी है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, सुरेश ने बताया कि अनिल से जिस दिन मिलवाया था ना, अब एक मर्द की वो होती है कि भाई मैं कुछ फिजिकल बनाने की कोशिश करूं, वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। अच्छा। हाँ, जिससे वो गाड़ी में मिला करता था। इसने क्या करा, एक दिन आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करी, वो हाथ इसका आर पार निकल गया। अरे भाई साहब, इसने सुरेश ने उससे कहा, इसने खुद बताया कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गांव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये वहाँ पर ये चीज़ बोली गई। अभी सस्पेंस और तगड़ा खुलेगा, ये पता चल गई। अब भाई एक एक के नाम गिरना शुरू करे, उसके साथ भी तूने करा, हाँ, उसके साथ भी तूने करा, हाँ, जो परिवार इनने गांव से भगा दिया था उसके साथ भी तू नहीं करा था, हाँ। भाई अब गांव वाले को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि 7-8 लड़कियां इसने पेट से कर दी और ये सोच रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
गांव वालों ने लठ मार मार के सुरेश को वहीं मार दिया, जान से मार दिया। जान से मार दिया। उसके बाद जब सरपंच बोला ना कि बेटी चल, सपना चलना है यहाँ से, वो सपना स्माइल करके पता क्या बोलती है कि मुझे तो सुरेश चाहिए ही था, मैं तो चाहती थी कि इसे कोई मार दे, इसे मारोगे तभी तो ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसे लेने ही तो आई थी, इसी तरीके से जाना था। मतलब सपना के अंदर जो स्पिरिट थी उसने प्लान ही इस हिसाब से करा था कि इससे मैं कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे गांव वाले इसे मार देंगे और मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।